हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए एक कोट्स लेके आए हैं। सुनिएगा कोट्स क्या है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिएगा हमारे साथ सारे कंटेंट्स पाने के लिए बायोलॉजी के। ठीक है, ये तो छोटा सा एक लम्हा होता है हमारे शायरी का। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सेल वाला चैप्टर, और उस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया है। आज हम लोग को एक नया चीज़ स्टार्ट करना था, यूकैरियोटिक सेल। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म किए थे, शायद 2 लेक्चर में ख़त्म किए होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप ऑफ सेल पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ सेल में 2 टाइप का सेल पढ़ना था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें से हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले भी और बहुत कुछ पढ़े हैं, इससे पहले भी और बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे सेल डिटेल्स, सेल के बारे में पढ़े थे, पूरा सेल होता क्या है ये सब पढ़ चुके थे। और सेल के थ्योरी पढ़े थे, सेल का थ्योरी पढ़े थे, सेल के ऊपर दो थ्योरी बनाया गया था, 2 उसमें साइंटिस्ट थे। सेल का और क्या पढ़े थे, सेल का शेप पढ़े थे, सेल का साइज पढ़े थे, यही सब चीज़ पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, और हाल ही में ये प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हुआ है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में इसके बारे में पहले ही बताए हैं, जब दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जब बता रहे थे तो इसमें बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सिंपल से हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने बोले तो सिंपली बोल देंगे कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, या न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। मतलब चारों तरफ ये न्यूक्लियस का जैसे कवरिंग है, ये कवरिंग चारों तरफ नहीं होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कौन करता है, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कौन करता था, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। यही 4 चीज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता था। मतलब यही 4 जो चीज़ है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। कौन कौन, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजीए बोलते हैं। तो ये चारों जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये चारों क्या करता है, ये चारों प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं, फंजाई, जितने भी फंजाई होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है, अब ये 4 चीज है क्या, देखो हम लोग को ना 5 किंगडम पढ़ना होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5 किंगडम पढ़ना होता है, किंगडम 5 को पढ़ना होता है। पहला किंगडम मोनेरा पढ़ना होता है, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना होता है, तीसरा किंगडम फंजाई पढ़ना होता है, प्लांटेई पढ़ना होता है और एनिमेलिया पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसमें से ये मोनेरा जो है ना, ये मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, और बाकी का बाकी चारों जो है प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटेई, ये किसका बना होता है, यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। ये बना होता है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये जो यूकैरियोटिक सेल जो है, मतलब सेल के अंदर का डिस्कवरी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जनरली पढ़ेंगे। क्या इसके अंदर की चीज़ क्या क्या है, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें सबसे पहले तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे,
सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, और क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखो, इसमें ना एनसीईआरटी में ना सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया। जब एनसीईआरटी का पहला लाइन पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा सबसे पहले तुमको मिल जाएगा प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। उसको लिख देते हैं यहाँ पे, प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। प्लांट सेल इधर है और एनिमल सेल इधर है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या दिया है एनसीईआरटी में, पहला जो डिफरेंस दिया है एनसीईआरटी में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, कि प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरा डिफरेंस दिया है, अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल अब्सेंट। दूसरा क्या दिया है डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस दिया है कि इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मतलब प्लांट सेल जो होता है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। और ये जो एनिमल सेल होता है इसमें छोटा सा वैक्यूल होता है, तिन्नी सा, ठीक है, स्मॉल वैक्यूल। और किसी किसी एनिमल में तो वैक्यूल प्रेजेंट भी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं वो सेंटर में नहीं होते हैं, इनका सेंटर में क्या होता है, इनका न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल जो होता है उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बट इसके सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में वैक्यूल होता है, उसका न्यूक्लियस कहीं कोने में पड़ा होता है। जैसे मान लो ये एक प्लांट सेल बनाया है, तो इसका इतना बड़ा जो वैक्यूल है ये इसके सेंटर में होता है। ये क्या है, ये इसका वैक्यूल है, इसका न्यूक्लियस कहीं इधर कोने में पड़ा होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। बट एनिमल सेल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड में कहीं छोटा सा वैक्यूल होता है, और वैक्यूल एक से ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस दिया है, और डिफरेंस दिया है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, बट एनसीईआरटी लिखता है कि प्लांट सेल में ना सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट ऑल लिखता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। मतलब कहने का अर्थ ये नहीं है इसका कि पूरे सभी प्लांट में नहीं होंगे, कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते होंगे जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, बट एनसीईआरटी क्या लिखता है कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। मतलब इसका क्या कि सारे, लगभग सारे प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट होगा जिसमें सेंट्रियोल होता होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा, इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स सेंट्रियोल, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स सेंट्रियोल आर एब्सेंट। दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये हो गया एक यूकैरियोटिक सेल का एक ऊपर का ओवरव्यू, ऊपर का, ठीक है। अभी पढ़ना क्या है, अभी तो सिर्फ प्लांट एनिमल सेल के बारे में देखें। यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कौन करेगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब कहने का, रिप्रेजेंट करने का मतलब ये क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के ये बने होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। ये किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। क्या बताया, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनका जो क्रोमोसोम होता है, इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, इनके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम होगा। और इनका जो क्रोमोसोम होता है ये, सॉरी, इनका जो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा इसके न्यूक्लियस में। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में ऑर्गेनाइज होता है, वो क्रोमोसोम बना के रहता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो नोट्स बनाते समय ये वाला जो है, ये वाला कहीं सरकारी जगह में लिखिएगा। इधर का जो है ये पार्ट, ये कहीं सरकारी जगह में, किंगडम वाला 5 किंगडम दिख रहा है ना, किंगडम ऊपर का, हाँ, वो कहीं सरकारी जगह में लिखना है। बाकी इधर जो है हम लोग इधर का ये पार्ट मिटाएंगे, अभी ये पार्ट जो है मिटाएंगे क्योंकि ये पहले का है। बाकी हम लोग को नोट्स में कितना लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वाला सेल वाला तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग,
तो इसको अभी मिटाएंगे, बाकी हम लोग को नोट कितना करना है, सिर्फ ये यूकैरियोटिक का। नोट कर लीजिए जल्दी से, फ्रैक्स उसको नोट कीजिए और खटायक से आगे का चीज चालू होता है। हो गया, इसको भी मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए इसको भी। समझ में आया है ना? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अच्छा, वो डायग्राम भी मिटा दिया क्या? डायग्राम बना दे फिर से। ये प्लांट सेल का ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और ये एनिमल सेल का ये छोटा सा तिन्नी सा वैक्यूल है, और इसका ये न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस कहीं इधर रहता है छोटा सा, ठीक है। ये इसका वैक्यूल है। ये कौन है? ये प्लांट सेल, और ये है एनिमल सेल। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। हो गया है? हो गया? चलिए मिटा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले मतलब दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक तो सेल के अंदर का चीज, जैसे मान लो कि ये एक हम सेल बनाए, अगर एक हम सेल बनाए तो एक सेल का कवरिंग हो गया। सेल का कवरिंग मान लो अगर प्लांट सेल हुआ तो उसके ऊपर सेल वॉल भी होगा, उसके ऊपर सेल वॉल भी होगा। अगर प्लांट सेल हुआ तो उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल के अंदर भी बहुत सारा चीज है, न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं सेल के अंदर। तो दो टाइप से पढ़ेंगे सेल के बारे में। जब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो पहले कवरिंग के बारे में पढ़ लेंगे। कवरिंग किसका किसका बना हुआ है, पहले कवरिंग वाला पढ़ लेंगे। तो कवरिंग में सबसे पहले कौन है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्यों दिया? ये बाहर वाला सेल में सेल वॉल है, सेल वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद और अंदर का जो ऑर्गेनल्स है, अंदर में और भी बहुत सारा ऑर्गेनल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, और क्या क्या सेंट्रियोल होगा, सेंट्रोसोम होगा, और इसके अंदर बहुत सारा स्केलेटन भी होता है, बहुत सारा स्केलेटन भी होता है जो फाइबर्स के बने होते हैं, वो सब भी पढ़ना है, ठीक है। तो देख लो एक बार ओवरव्यू कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल का स्टडी जो है हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनल्स, ऑल ऑर्गेनल्स। इसको दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? कवरिंग वाला, और उसके बाद इंटरनल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला मिटाएं, ये फालतू का बन गया है इधर। कवरिंग में किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग? कवरिंग में दो चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसमें दो चीज पढ़ना होता है। इंटरनल ऑर्गेनल जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम,
और एक होता है नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब भाई साहब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होते हैं इसमें बहुत सारे जो देखो जितने भी सेल के अंदर का ऑर्गेनल्स है, जितने भी सेल के अंदर का ऑर्गेनल्स है वो क्या होता है? एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, सभी एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट तो होते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनल्स एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑर्गेनल्स को क्या बोल देते हैं? उन्हीं ऑर्गेनल्स को बोल देते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा गया है? मेनी ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर, many organelles work together, these are considered as endomembrane system। ये किसके द्वारा कंसीडर किए जाते हैं? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तरह कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो काम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। एनसीईआरटी में हम यहाँ वर्क टुगेदर लिखे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, हम यहाँ पे वर्क टुगेदर लिखे हैं। इसका एग्जांपल कौन कौन आ जाएगा? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एग्जांपल कौन कौन आ जाएगा? चार ऑर्गेनल है, एग्जांपल इसका 4 ऑर्गेनल है। इसके अंदर कौन कौन सा भाई? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, नीचे दिख रहा है ना, फिर है लाइसोसोम। यही चारों है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम। ये चारों जो है, नीचे वाला नहीं दिख रहा, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि चारों का जो काम होगा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होगा। चारों का काम क्या होगा? चारों का काम को एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होगा। ऑल वर्क्स छोड़ो, नहीं कुछ लिखते हैं, लिखने के चक्कर में कुछ इधर उधर हो जाए। नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होंगे? जो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, सब कोई जो है वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, और इनका काम जो होता है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, एक दूसरे के लिए नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे क्या क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये चारों है। देखो इसमें से क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम करता है। 2 तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब चीज पढ़ना है फंक्शन इसका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, जो एक जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, एक जो होता है वो लिपिड बनाता है। फिर क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड बना के वो भेज देता है गोल्जी एपरेटस में। वो कहाँ भेज देता है? गोल्जी एपरेटस में भेज देता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? गोल्जी एपरेटस उसका मॉडिफिकेशन करता है। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो गया ना, यहाँ जो चीज़ बना, यहाँ जो काम हुआ वो इसके पास हो गया, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, भले एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करें बट एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए हम लिख दिए हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाया? प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, वो कहाँ भेज दिया? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में क्या होगा? उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसको कुछ और में चेंज करेगा। और अगर गोल्जी एपरेटस में मतलब जो सामान बनाया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसको स्टोर करने के लिए भेज देता है वैक्यूल में। अगर वो सामान ज़्यादा हो गया तो उसको स्टोर करने के लिए भेज देता है वैक्यूल में। और सामान में से कुछ यहाँ पे जो मॉडिफाई करने के लिए भेजा है उसमें से बहुत सारा चीज़ क्या बनाता है? बहुत सारा चीज़ इसमें एंजाइम बनता है। एंजाइम, वो एंजाइम किस में चला जाता है?
लाइसोसोम में जाके रहता है, बहुत सारा एंजाइम लाइसोसोम में जाता है। तो ये चारों जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए इसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन आता है? नॉन मेम्ब्रेन, बाकी जो इन चारों को छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनल बच गया वो इसके अंदर आएगा। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, और क्या है? साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, और कौन है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, फिर कौन है? न्यूक्लियस, इसके बाद है माइक्रोबॉडीज, दिख रहा है सारा चीज क्लियरली विजुअल? ओके, क्लियरली विजुअल है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जितने भी ऑर्गेनल्स है या सेल के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, सेल के बाहर का जो भी कवरिंग वाला स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन है, उसको कितने दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला कवरिंग और दूसरा इंटरनल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कवरिंग में दो चीज़ है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें से दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, दोनों के बारे में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरनल ऑर्गेनल्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसको दो पार्ट में करके हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग दो पार्ट यहाँ पे हम तुमको बता दिए हैं। ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अलग कर दिए और जो नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था उसको अलग कर लिए, लेकिन वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो एक एक करके सबको सीरियल वाइज पढ़ते चल जाएंगे। वहाँ हो सकता है कि सीरियल गड़बड़ा भी सकता है, हो सके हम सबसे पहले न्यूक्लियस पढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेनी ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर, ये तो बता दिए। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, सुनो, ये चार वो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम। चारों का नाम याद रखना है। इसमें से पिछले साल ही नीट में एग्जाम आया था, इस पे से इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से आउट करना था, रिमूव करना था, मतलब कि चुनना था कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन जो है वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, मतलब कि चार ऑप्शन में से एक चूज करना था, मतलब सेट बनाया हुआ था चार वर्ड का। ठीक है, इसमें से ये चारों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है, नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, इतना सारा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम में। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए सेल मेम्ब्रेन से, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नोट कीजिए इसको जल्दी से, मिटाया जाए। चलो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर का कवरिंग जिससे ये सेल ढका हुआ होता है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, सेल के बाहर का कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आउटरमोस्ट लेयर बोल सकते हैं, किसके लिए? एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल के लिए इसको कह सकते हैं कि ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, बट प्लांट सेल के लिए तो आउटरमोस्ट लेयर उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, तो इसको आउटरमोस्ट लेयर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के लिए बोल सकते हैं। और किसके लिए? फंगल सेल में भी सेल वॉल होता है, छोड़ो ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? कवरिंग है, सेल का कवरिंग है, सेल को कवर करने वाला, सेल को ढक के रखने वाला क्या है? एक कवरिंग है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्टडी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी जो है, इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोजने के बाद। इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया गया, एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है 1950 ईस्वी में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ था, डिटेल्ड स्टडी कब किया गया? आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंशन। और इसके बाद एक डाटा दिया गया 1950। मतलब इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कब किया गया? 1950 ईस्वी में। और किस पे किया गया था? सबसे पहली बार ह्यूमन आरबीसी पे। सबसे पहली बार किस पे किया गया था? ह्यूमन आरबीसी पे। ह्यूमन आरबीसी पे सबसे पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया गया था। जब डिटेल्ड स्टडी किया गया ह्यूमन आरबीसी पे, तो पता ये चला कि जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ह्यूमन आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। तो इस रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें इनको पता चला, कोई भी किए होंगे पहली बार स्टडी, तो उसमें क्या पता चला कि आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड का बना है। प्रोटीन और लिपिड का बना है। प्रोटीन कितना? प्रोटीन इसमें टोटल था 52% और लिपिड इनको मिला था 40%। बाकी का 8% और भी अदर चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन इनको क्या क्या मिला? प्रोटीन। इनको मतलब कि दिखा कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी स्टडी किए थे, उनमें क्या है? प्रोटीन है 52% और लिपिड है 40%, ठीक है। उसमें से भी जो लिपिड होता है ना, लिपिड का सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है उसमें से फॉस्फोलिपिड। लिपिड का भी मतलब कि बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से फॉस्फोलिपिड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसके बाद ये लिपिड कौन सा है? फॉस्फो। सबसे पहले देख लेते हैं ये फॉस्फोलिपिड होता है क्या। प्रोटीन के बारे में तो जान ही लेंगे, प्रोटीन किस किस टाइप का होता है। वैसे कौन कौन सा प्रोटीन होता है ये नहीं पढ़ना है, बट किस किस टाइप का, 2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है वो पढ़ना है। अभी जान लेते हैं किसके बारे में? फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड, सबसे पहले सुनो कि लिपिड क्या होता है। सबसे पहले लिपिड क्या होता है? लिपिड ग्लिसरॉल और ईस्टर का कॉम्बिनेशन होता है लिपिड। लिपिड क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस ईस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ईस्टर, ग्लिसरॉल क्या है? एक टाइप का अल्कोहल है, सॉरी ईस्टर बोल रहे हैं, फैटी एसिड क्या है? एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल का फार्मूला भी पढ़ाया होगा। अभी सब फार्मूला हम बताएंगे, ठीक है। लिपिड क्या होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर होता है। वैसे देखो ईस्टर बहुत सारी चीज़ का बनता है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिएक्शन करवा दो तो उससे ईस्टर ही बनता है। लेकिन हर ईस्टर लिपिड नहीं होता है, हर ईस्टर लिपिड नहीं होता है। कौन सा ईस्टर लिपिड होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर लिपिड होता है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है? फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अलावे भी और कुछ और होगा, ठीक है। हमको फॉस्फोलिपिड के बारे में जानना है, तो फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अलावे भी कुछ होगा, तब जाके वो फॉस्फोलिपिड बना होगा। क्योंकि अगर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लिपिड बन रहा है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड इसमें हमारा होता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, 2 मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का 2 मॉलिक्यूल होता है। और क्या होता है? फॉस्फेट और होता है कोलिन ग्रुप। एक कोलिन ग्रुप है फॉस्फेट और एक होता है कोलिन ग्रुप। कोलिन ग्रुप क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग कहाँ? बायोमोलिक्यूल्स में। यहाँ पे भी उसका स्ट्रक्चर बता देंगे, कोलिन का भी स्ट्रक्चर बता देंगे, बट उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कहाँ करना? बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। इतना समझ में आया? फॉस्फोलिपिड किसका किसका बना होता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और कोलिन। यहाँ पे फॉस्फेट लगाना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमको फॉस्फोलिपिड जानना था। लिपिड तो डायरेक्टली ग्लिसरॉल फैटी एसिड का बना होता है, लिपिड जो है सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल फैटी एसिड का बना होता है। अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बनता कैसे है। ठीक है, इतना समझ में आया है? बनाया जाए। देखो, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। केमिस्ट्री पढ़े हो तो वहाँ फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, 3 कार्बन और 3 उसमें अल्कोहल ग्रुप, 3 कार्बन और 3 उसमें अल्कोहल ग्रुप, यही होता है ग्लिसरॉल। ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगा लो, तुम्हारी मर्जी। ये ग्लिसरॉल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कितना फैटी एसिड कितना डालना है? 2 फैटी एसिड डालना है। ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है ना, COOH, C डबल बॉन्ड OH, यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ये R ग्रुप लगाए हैं ताकि ये फैटी एसिड बन सके। फैटी एसिड जो होता है इसका, फैटी एसिड दोनों तरह का फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको डिफरेंस पता होगा। तो यहाँ पे ये 2 फैटी एसिड आ गए। ठीक है, जिसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग जब भी पढ़िएगा, रिएक्शन पढ़िएगा, रिएक्शन केमिकल में पढ़िएगा, तो वहाँ पे जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन करवाया जाता है तो वहाँ से वाटर निकलता है। वहाँ से क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। वहाँ से वाटर रिलीज होता है। वहाँ से वाटर रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों में से एक एक मोल क्या रिलीज हो गया? पानी रिलीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ता है? यहाँ पे जुड़ता है, क्या था रे फॉर्मूला? यहाँ पे इससे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। इससे जुड़ेगा फॉस्फेट। फॉस्फेट कुछ इस तरह से जुड़ता है, CH2। अच्छा रुक जा, फॉस्फेट आगे जोड़ते हैं, इसको अभी ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट प्लस कोलिन जुड़ेगा। यहाँ पे फॉस्फेट प्लस कोलिन जुड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या निकला? वाटर रिमूव हुआ, दोनों से वाटर रिमूव हुआ, दोनों में से, तो क्या बनेगा? एक एक बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। देखो ये बनाइए, ये ऐसे हुआ। अब ये बचा, यहाँ पे जोड़ना है ये फॉस्फेट। तो यहाँ पे कैसे जुड़ता है? यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से CH2 जुड़ता है, फॉस्फेट कुछ इस तरह से जुड़ता है। इसका ना स्ट्रक्चर दिया गया, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये क्या बना रहे हैं? हम फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। ये हम फॉस्फोलिपिड ही बना रहे हैं ना, फॉस्फेट है, कोलिन है, फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। ये ग्लिसरॉल था, ये ग्लिसरॉल, ये था क्या? ये था फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये हमारा फैटी एसिड था। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप और ये है हमारा कोलिन। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग? फैटी फॉस्फेट लिपिड बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़ता है ये OCH2, OCH2, CH2, CH2 N CH3, CH3, CH3। ओह, फॉस्फेट कहाँ गया? तब तो कहें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले फॉस्फेट जुटेगा ना, फॉस्फेट जुड़ा है कैसे? P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OCH2, OCH2 नहीं, CH3,
CH3N CH2N CH3 CH3 और ये CH3, कुछ इस तरह का। ये हो गया तुम्हारा इतना जो होता है ये क्या हो गया, ये हो गया कोलिन ग्रुप, ये क्या है कोलिन। और बाकी का इतना ये जो पार्ट है नहीं, ये इतना कोलिन है, इतना। बाकी का इतना ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट। ये बाकी का क्या है, ये इधर ये ग्लिसरॉल, और ये क्या है, ये हमारा आया था फैटी एसिड। तो ये पूरा क्या बन गया है, ईस्टर बन गया है, ये मतलब लिपिड बन गया है। और यहाँ क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, तो ये क्या बन गया है, फॉस्फोलिपिड। छोड़ो पूरा लिख देते हैं नीचे में, क्या ये बन रहा है हमारा फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, या जितने भी सेल होते हैं सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड पाया जाने वाला, उसका नाम है लेसिथीन। कौन सा फॉस्फोलिपिड है, लेसिथीन फॉस्फोलिपिड। बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसमें से ये जो है फॉस्फेट वाला जो ग्रुप है, फॉस्फेट और कोलिन वाला जो ग्रुप है वो बनाता है हेड पार्ट। ये फॉस्फेट और कोलिन वाला जो ग्रुप है वो हेड पार्ट बनाता है, मतलब दो तरह से अरेंज होते हैं। ये हेड पार्ट कौन बनाता है, ये फॉस्फेट वाला ग्रुप, मतलब ये जो है पूरा ये क्या बना लेता है, हेड पार्ट, ये इसका हेड। और बाकी का ये जो दोनों बचा, ये दोनों जो बचा, एक ये ईस्टर एक ईस्टर ये दोनों बनाते हैं टेल पार्ट। ये दोनों क्या बनाते हैं, टेल पार्ट, ये टेल। इस तरह से होता है ये फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरह से होता है। ऊपर का हेड ये कौन पार्ट बनाया है, फॉस्फेट वाला पार्ट ये बनाया है। फॉस्फेट वाला पार्ट ये बनाया है, और नीचे वाला कौन बनाया है, ऊपर वाला जो है कौन था वो, लिपिड वाला पार्ट। लिपिड वाला पार्ट ये टेल बनाया है, ठीक है। इसका जो हेड होता है ना, इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। और इसका जो टेल होता है ये होता है लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक। इसका जो टेल होता है ये होता है लाइपोफिलिक, ठीक है। और हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक है तो ये पोलर होता है, पोलर नेचर का। और ये लाइपोफिलिक है तो ये कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का, ठीक है। इतना समझ में आया है। फॉस्फेट का जो हेड है, सॉरी फॉस्फेट जो है वो क्या बनाया, हेड बनाया। फॉस्फोलिपिड का हेड कौन बनाया है, फॉस्फेट बनाया है। और लिपिड जो है वो क्या बनाया है, टेल बनाया है। इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है इसका लाइपोफिलिक है। इसको याद कैसे रखना है, एल फॉर लाइपो, एल फॉर लेग। लेग इसका कौन बनाया, लेग कैसा होगा, इसका लेग कैसा होगा, लाइपोफिलिक होगा। इसका लेग कैसा होगा, लाइपोफिलिक होगा। लेग लिपिड बनाएगा, लेग लिपिड बनाएगा, लेग लाइपोफिलिक होगा, ये याद रहेगा। बाकी ऊपर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ है, एक जब याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉस्फोलिपिड। अब इसका अरेंजमेंट जो है, इसका अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट बाइलेयर होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर। मतलब ये जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो है ये दो लेयर में अरेंज होते हैं, ये दो लेयर में अरेंज होते हैं। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें ये दो लेयर में अरेंज होते हैं। एक ऐसे, मतलब ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और एक ऐसे, ये हेड और ये टेल, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये क्यों अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये क्यों अरेंज होते हैं, इसका कोई रीजन, इसका रीजन ये है कि जो सेल होता है, यहाँ पे बना, ये मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल का क्या है, ये सेल का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं तो पहले नोट कीजिए, पूरा हम स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, अब क्यों होता है सारा चीज पता चल जाएगा। नोट कीजिए, हो गया, नोट डाउन हो गया। रुक जा, मिटाने दे।
देखो क्यों होता है इसका बाइलेयर का अरेंजमेंट क्यों होता है, क्या बोले थे, फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इनटू बाइलेयर। देखो अब क्यों होता है बाइलेयर में अरेंजमेंट। मान लो ये सेल है, ये हम सेल बनाया और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिख रहा है, मध्यम दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ब्लैक वाला इंक खत्म हो गया। ये मान लो हम सेल बनाए, ये सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, इसका फ्लूइड है इसका साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, इक्वस होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा, वाटर तो होगा ही, वाटर जरूर होगा। सेल के बाहर भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, सेल के बाहर भी फ्लूइड होते हैं, ये सेल है इसके सेल के बाहर भी फ्लूइड होते हैं। सेल के बाहर जो फ्लूइड होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या एक और नाम था इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक और कौन सा नाम था, एक और नाम था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सेल के अंदर भी फ्लूइड है, मतलब सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है, एक्वस इन्वायरमेंट है, वाटर तो सेल के अंदर भी है, मतलब फ्लूइड है तो क्या उसमें थोड़ा थोड़ा तो पानी का अंश होगा ही, बाहर भी फ्लूइड है तो बाहर भी थोड़ा थोड़ा पानी है, ठीक है। तो इसका जो ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ऐसे हमको एक लेयर में, इसका अगर हम जूम करके दिखाएं, मान लो इतना अगर हम यहाँ से जूम करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमको सिंपली से जो एक लाइन का जो लेयर दिख रहा है, एक लाइन का जो लेयर दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिखता है, अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो, ठीक है। तो यही जो है, यही क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पे बाइलेयर में आ गया है। बाइलेयर में क्यों आ गया है, क्योंकि इसका जो हेड है, अभी हमने पढ़ा था, इसका जो हेड है, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब वाटर लविंग, कहने का अर्थ ये कि इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, वाटर लविंग। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसका टेल जो होता है, ये कैसा होता है, लाइपोफिलिक होता है, लिपोफिलिक कहने का मतलब लिपिड लविंग, बट ये लिपोफिलिक के साथ साथ ये लिपोफिलिक है तो ये हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर, इसको पानी से डर लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, मान लो अगर ये सिंगल लेयर होता, ये नीचे वाला नहीं होता, ऐसे ही अरेंज होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ऐसे अरेंज होता है। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है, इसमें जो वाटर होगा, इसमें जो एक्वस इन्वायरमेंट है वाटर है, इसमें जो वाटर होगा, उससे तो इसका टेल बच गया, चलिए सर, इससे तो इसका टेल बच गया। अब ये इसका टेल जो है नाच रहा है, हम खुशी से कि हम बच गए, लेकिन भैया सेल के अंदर भी तो लिक्विड है, सेल के अंदर भी तो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में इसका वाटर है, वाटर का अमाउंट तो होगा ही साइटोप्लाज्म में। तो इससे कैसे तुम बचोगे, सेल के अंदर भी है ये लिक्विड। इससे बचने के लिए ही क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, ले अब तुम्हारे भी अब हेड आ गया है, वाटर लविंग ग्रुप, क्योंकि ये हेड जो है ये वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए इसको पानी से कोई दिक्कत है ही नहीं जहां भी रहे, ठीक है, मतलब पानी से इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये दोनों तरफ से आ जाता है ताकि इसका जो टेल है वो सुरक्षित रह सके। अभी समझ में आया ये बाइलेयर में क्यों अरेंज होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड का बात। बोले थे सर कि प्रोटीन भी होता है, वो प्रोटीन भी होता है इसमें। प्रोटीन कहाँ पे होता है,
प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन, इसमें दो तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, इसी में प्रोटीन होता है। ये फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है, ये कवरिंग है, चारों तरफ का कवरिंग। अभी इतना सा छोटा सा पार्ट दिखा है, ये चारों तरफ ऐसा ही होगा। पूरा का जो पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, चारों तरफ ऐसे ही होगा। बस हम लोग दिखाने के लिए ये बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है? ऐसे होता है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। अब प्रोटीन इसी में प्रेजेंट होते हैं, इसी बाइलेयर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको नीचे बनाया जाए। ये सेल के बाहर है, सेल के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। इससे बचने के लिए क्या हुआ है? इससे बचने के लिए फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर बनाया है। प्रोटीन कहाँ बनेगा? इसमें जगह कम है, उधर चलो यहाँ बनाते हैं। हाँ, सीधा सीधा ही बनाते हैं, ज़्यादा तिरछा नहीं करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। तो नीचे कहाँ गया रे? ऊपर ही रहा ना। इस फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में प्रोटीन दो टाइप का प्रेजेंट होता है। एक तो मान लो प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट है, एक प्रोटीन मान लो सरफेस पे प्रेजेंट है। लेकिन कुछ कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो सरफेस के अंदर घुसे हुए होते हैं, सरफेस के अंदर घुसे हुए होते हैं। ये एक प्रोटीन है जो सरफेस के अंदर घुसा हुआ है। प्रोटीन दो टाइप का प्रेजेंट है, एक तो सरफेस के बाहर प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर, और एक सरफेस में घुसा हुआ है, पूरा धसा हुआ है। मतलब फॉस्फेट का जो बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड का, उसमें धसा हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन ऊपर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल से ही पता चल रहा है, पेरी का मतलब बाहर, तो जो बाहर बाहर प्रेजेंट है उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। और जो अंदर प्रेजेंट है, जो अंदर धसा हुआ है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। दो टाइप का प्रोटीन आ गया इसमें, ये फॉस्फेट का बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब ये प्रोटीन हो गया, प्रोटीन भी हो गया, फॉस्फोलिपिड भी हो गया, दो चीज हो गया। अब इसमें और भी चीजें प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? थोड़ा थोड़ा सा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है ये आगे पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है वो आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे। मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक मॉडल दिया गया है, जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उस मॉडल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, ये फॉस्फोलिपिड क्या काम करता है, सबके बारे में पढ़ना है। फॉस्फोलिपिड क्यों होता है, प्रोटीन क्यों होता है, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट क्यों होता है, सब चीज़ जानना है। ठीक है, इसमें क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, और भी चीज़ें प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से लगे होते हैं। प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, ये लिपिड के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। तो जो प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? ग्लाइको वर्ड से याद रखना, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके लिए ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। ठीक है, तो उसी टाइप से ग्लाइको का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगा है, किस पे? प्रोटीन पे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या प्रेजेंट है? ये जो लिपिड पे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिए हैं। और क्या था इसमें? और कुछ है?
और तो भैया कुछ नहीं है, इतना ही है। अब इसके बाद इसमें पढ़ना है इसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अभी बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का अर्थ क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का अर्थ, सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का अर्थ ये है कि ये सारे चीज़ों को अपने अंदर, मतलब कि ये सारे चीज़ों को अपने अंदर अलाउ नहीं करता है, या फिर सारे चीज़ों को अपने अंदर से बाहर जाने नहीं देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का अर्थ ये है। परमिएबल का कहने का मतलब क्या? कि कोई चीज़ अंदर बाहर आ सके किसी चीज़ के द्वारा। मान लो कि जैसे कोई गेट है, गेट पे हम एक मतलब कि सिपाही खड़ा करके रखे हैं ना, गेट पे हम सिपाही खड़ा करके रखे हैं, तो वो सिपाही को हमने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है, या फिर उस सिपाही को ये इंस्ट्रक्शन है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर जाने नहीं देना है, या फिर किसको अंदर से बाहर जाने देना है, या किसको बाहर जाने नहीं देना है। ठीक है, तो ठीक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के लिए वैसा ही काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए वैसा ही काम करता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर जाने नहीं देना है, ये चुन चुन के अंदर जाने देता है। हर किसी को अंदर जाने का अलाउ नहीं करता है, हर किसी को परमिशन नहीं दे देता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें अलग अलग टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बहुत सारे टाइप का यहाँ पे मूवमेंट होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर क्रॉस करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो कौन कौन सा मूवमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, वो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, इसका बॉर्डर भी बना दें, बॉर्डर लाइन कहाँ से कहाँ था, ये था, ये वाला पोर्शन नीचे लास्ट वाला। ये अगर बनाना हो तो बनाइएगा, नहीं तो इसी में लिखना हो ये सब तो इसी में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जूम करके दिखाया गया था इसी को, या फिर जूम करके डायरेक्ट आप इसको दिखा सकते हैं, उसको ना बना के आप डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं। मेरे पास जगह उधर नहीं था, इसीलिए हम नीचे बनाए थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा, जो प्रोटीन धंसा हुआ है वो इंटीग्रल प्रोटीन, जो प्रोटीन ऊपर है उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसको ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसको ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? चलो, अब अगले दिन पढ़ेंगे इसमें हम ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। और क्या रह गया इसमें? और रह गया, हाँ, मॉडल रह गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोल्सन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो दोनों चीज़ अगले क्लास में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि हर चीज़ का वीडियो, मतलब कि जो भी अब टॉपिक है, जो भी हम चीज़ आगे पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड होगा, सारा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।